हेलो क्लास 7 हिंदी स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में हिंदी रैपिड की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको बदलते रंग कहानी बताना शुरू किया था। ये कहानी इंसान के चरित्र को आज के ज़माने में उसे समझाता है कि कैसे इंसान समाज में एक दूसरे को सम्मान देता है, एक दूसरे के प्रति सहमर्मिता रखता है, प्यार रखता है, समझने की कोशिश करता है। लेकिन आज के ज़माने में वो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, बल्कि कुर्सी, जो इंसान जितने ऊंची कुर्सी पे और ओहदे पे है उसको वैसा सम्मान मिलता है। ये नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति अपना सहमर्मिता, अपना प्यार बताए। तो ये कहानी है एक गरीब सुनार जिसके हाथ पे कुत्ते के पिल्ले ने काट दिया था और वो करीबन एक हफ्ते तक कोई काम नहीं कर सकता था। और उसी दौरान उसे हवलदार यल्डरिन से मुलाकात होती है और हवलदार पहले उसे दिलासा देता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस बात का हर्जाना दिलवा के रहूंगा कुत्ते के मालिक से। तभी भीड़ जो इकट्ठा होती है, मार्केट प्लेस है, वो बाजार है, तो वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है देखने के लिए कि हवलदार कैसे किम को इंसाफ दिलाता है। तो भीड़ में से कोई कहता है कि ये जनरल इग्लॉफ का कुत्ता है। जनरल इग्लॉफ जो कि हवलदार यल्डरिन के बॉस हुआ करते थे, अफसर हुआ करते थे। तो वो हकला जाता है हवलदार कि अरे बाप रे, ये मेरे ही बॉस के कुत्ते को अगर मैं कुछ करूंगा या फिर मेरे बॉस को जा करके, मैं अफसर को जा करके कुछ बोलूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो उल्टा किम को ही डांट देता है कि ये इतना छोटा सा कुत्ता और तुम इतने बड़े, ये कैसे तुम्हारी उंगली काट खा सकता है, ये तुम्हारी चालाकी है, तुम ही ऐसा कुछ उसको छेड़खानी की होगी उसके साथ और वो काटा, और अभी तुम ये बहाना करके पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। हम आगे चलते हैं। जनाब, यह कुत्ते को प्यार कर रहा होगा, भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा। चुप चुप रहो, सिपाही ने डांटते हुए कहा। जनाब तो देखते ही सच झूठ का पता लगा लेते हैं, तुम सब बीच में मत बोलो। अब वह धीरे से हवलदार से बोला, हुजूर, जनरल साहब के पास तो सारे शिकारी कुत्ते हैं। तो जो सिपाही हवलदार के साथ है वो सब भीड़ को हटाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम में से किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हवलदार साहब खुद ही समझदार है, वो देखते ही समझ जाते हैं क्या झूठ है क्या सच है। और फिर वो धीरे से हवलदार के कान में बोलता है कि ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास सारे शिकारी कुत्ते अच्छे नस्ल के कुत्ते हैं। तुम्हें ठीक से पता है? हवलदार ने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा। हवलदार ने डंडा बजाया और जोर से बोला, हाँ, यही तो मैं कह रहा था। जनरल साहब के पास तो सारे ऊंची किस्म के कुत्ते हैं, और अब इसे देखो, न इसका रंग, न रूप, न बाल, न कद, न शक्ल, न अक्ल, बस एक मरा सा कुत्ता। भला कौन पालेगा ऐसे कुत्ते को? जानते हो, ऐसा कुत्ता यदि मॉस्को में पकड़ा जाता तो कोई कानून के बारे में ना सोचता, बस एक गोली और सब समाप्त। किम, तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम विश्वास रखो, मैं यह मामला यहाँ खत्म नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। किम ठगा सा रह गया। अब फिर से हवलदार का रवैया बदल जाता है जब उसे सिपाही बताता है कि ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास सारे ऊंची नस्ल के कुत्ते हैं और ये तो एकदम मामूली सा एक कुत्ते का पिल्ला है। तो वो फिर से
उसका जो विश्वास है वो डगमगाता है और फिर से वो किम को कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। मतलब वो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। पर जनाब, सिपाही ने टोकते हुए कहा, इस कुत्ते के पट्टे पर जो लिखा है वैसा ही कुछ मैंने जनरल साहब के कुत्तों के पट्टों पर देखा था। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, शायद मैंने ऐसा एक कुत्ता जनरल साहब के यहाँ देखा था। अब फिर सिपाही उल्टा बोल रहा है कि हो सकता है कि ये जनरल साहब का कुत्ता है, क्योंकि इसके पट्टे पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो वैसे ही कुछ शब्द मैंने जनरल साहब के घर पे कुत्तों के पट्टों पर भी लिखा हुआ दिखा था। शायद हो सकता है कि मैंने इसे वहां देखा हो। हाँ हाँ, यह उन्हीं का कुत्ता है, एक ने कहा। अजी हम तो कब से कह रहे हैं उन्हीं का है, दूसरे ने कहा। तो अब भीड़ में से भी आवाजें होने लगी कि हाँ, ये जनरल साहब का ही कुत्ता है, जब से हम कहे जा रहे हैं। हवलदार ने इधर उधर देखा, फिर डंडा बजाकर बोला, सिपाही मेरा कोट दो, ठंड बढ़ रही है। चलो मेरे साथ जनरल साहब के घर, हो सकता है यह कीमती कुत्ता हो। यूं ही कोई इसके मुंह में अपनी उंगलियां डालकर कटवाने लगा तो बेचारा कोमल कुत्ता परेशान हो जाएगा। अब फिर से वो उल्टा बोलना शुरू हो जाता है कि चलो जनरल साहब के पास चलते हैं, और अगर ये कीमती कुत्ता होगा तो जनरल साहब को लौटाने से, मतलब उसके मन में यही बात चल रही है कि अफसर का अगर कीमती कुत्ता है, खो गया है, तो ये लौटाने से शायद मेरे ऊपर वो प्रसन्न हो जाए और मुझे कुछ मिले, कुछ एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी मिले, कुछ सुविधा मिल जाए उनसे। और वो सिपाही से कहता है कि चलो जनरल साहब के घर चलते हैं। इतना छोटा सा मासूम सा कुत्ता अगर सबको इसके मुंह में हाथ डालता रहेगा तो ये तो बेचारा परेशान हो जाएगा। हवलदार ने मुड़कर किम से कहा, अब तुम सुनो, खबरदार तुमने अपनी इस कटी उंगली किसी को दिखाई तो चला था कान कुतरने। तो अब उसने फिर से किम को डांट दिया कि बहुत हो चुका, अब खबरदार जो तुमने अपनी इस कटी उंगली को लेकर पूरा बवाल मचाना शुरू किया फिर से, मैं तुम्हारी किसी बात पर अब भरोसा नहीं करने वाला। किम का चेहरा उतर गया, वह अवाक जमीन पर बैठ गया। लोग मुस्कुराते हुए चल दिए। सबको समझ में आ गया कि हवलदार की क्या फितरत है, वह क्या करना चाहता है, असल में क्या करना चाहता है। और किम बेचारा हक्का बक्का वैसे ही जमीन पर वहां पे बैठा रह गया। उसे ना तो इंसाफ मिला और ना ही कोई मुआवजा। बच्चों, मैंने अभ्यास में से कुछ प्रश्न अलग किए हैं, मैंने उनके उत्तर भी लिखा है, दिया है आपको। अगर आप खुद से भी उत्तर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। प्रश्न है, गली में किसकी आवाज़ गूंजी और क्यों? दूसरा प्रश्न, भीड़ की उत्सुकता का क्या कारण था? तीसरा प्रश्न, किम ने हवलदार को क्या बताया? और चौथा प्रश्न, इस कहानी से मानव स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? प्रश्न के उत्तर में पहला उत्तर, गली में किसी आदमी के चीखने की और एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ गूंजी क्योंकि कुत्ते ने उस आदमी की उंगली पर काट लिया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर, भीड़ आदमी की चीख और कुत्ते के भौंकने के कारण इकट्ठा हुई थी और यह जानने को उत्सुक थी कि हवलदार किस तरह उस आदमी को कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, किम ने हवलदार को यह बताया कि वह कामकाजी आदमी था, जख्मी उंगली ठीक होने में 7 दिन लग जाएंगे, फिर इन 7 दिनों के काम के बदले पैसे उसे किस प्रकार मिलेंगे, इसलिए वह कुत्ते के मालिक से इलाज के और हर्जाने के पैसे
वसूल करना चाहता था। चौथा और अंतिम प्रश्न का उत्तर। इस कहानी से मानव स्वभाव के विषय में यह पता चलता है कि लोग इंसान को उसके सामाजिक और आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखकर इज्जत देते हैं। लोग इंसान को नहीं बल्कि उसके कुर्सी को सलाम करते हैं।